अगला लिखिए बच्चों, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन जैसे एसएचएम का पढ़े थे वैसे ही वेव का पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब दो वेव्स ट्रेवल करने, है ना। सपोज ये एक स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग। आपका एक वेव इधर से ट्रेवल होते हुआ आ रहा है, दूसरा वेव इधर से ट्रेवल होते हुआ आ रहा है, मान के चलो, ठीक। और ये दोनों मीट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, मीट करते हैं। इस वेव के कारण ये स्ट्रिंग अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक, कर रहा होगा, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होगा। इसके कारण अलग करेगा। सपोज इस वाले के कारण y का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, y बराबर होगा a1 साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, है ना, ये y1 हो गया। और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट, जो दूसरा वेव है वो ऐसा है, a2 साइन ओमेगा 2t प्लस k2x। ये पॉजिटिव x में जा रहा है इसलिए माइनस लिखा हूं, ये नेगेटिव x में आ रहा है इसलिए प्लस लिखा हूं, है ना। तो सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या बोलता है, एक पर्टिकुलर t टाइम पे इस पोजीशन x के लिए, तो यहां दोनों के जगह x का वैल्यू सेम डालूंगा और t का वैल्यू डालूंगा। उस t पे इस पॉइंट का y1 होगा डिस्प्लेसमेंट, और उस t टाइम पे उस पोजीशन का दूसरे वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y2 होगा। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है जो वेव का नेट y होगा ना, y नेट, वो होगा y1 प्लस y2 का सम। क्या होगा, y1 प्लस y2 का सम। अगर 50 वेव भी आ रहा है तो सब का y क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या बताएगा, y नेट। ये होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर। अब ये जो वेव है, ये जो इक्वेशन लिखा हूं बच्चों, इन दोनों में ना उनका एम्पलीट्यूड सेम है, ना उनका ओमेगा ओमेगा सेम है, ना उनका के सेम है, सब चीजें अलग अलग हैं, सब चीजें क्या है, अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इजी बनाने के लिए, या जो हम लोग को स्पेशल केस डिस्कस करना है, उसमें हम लोग लेंगे बच्चों सिर्फ कोहेरेंट वेव्स। क्या लेंगे, कोहेरेंट वेव्स, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान। इसको सॉल्व करना क्या होगा, टफ। तो अपन कोहेरेंट वेव्स ही लेंगे। तो देखते हैं कि कोहेरेंट वेव्स क्या होते हैं। ये समझ में आ गया, है ना। तो लिखो कोहेरेंट वेव्स। दो वेव्स को मैं कोहेरेंट तब बोलूंगा जब उनके बीच जो फेज डिफरेंस है थ्रू आउट टाइम कांस्टेंट रहे। समझे बात, उनके बीच का फेज डिफरेंस थ्रू आउट टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मान के चलो पहली वेव क्या कर रही है, मीन पोजीशन से पीक पे जा रही है, पीक से मीन पे आ रही है, मीन से नेगेटिव पीक पे जा रही है, वापस मीन पे आ रही है, ठीक। और दूसरी वेव को जब मैं देखा, वो पहले से कुछ हाइट पे थी, पहले से कुछ हाइट पे थी, फिर वहां से पीक पे गई, वापस आई, ऐसे ऐसे टाइप के मोशन कर रही। तो t इक्वल टू 0 पे ये यहां पर है, और t इक्वल टू 0 पे ये कुछ डिस्प्लेसमेंट पे। तो दोनों वेव सेम फेज में तो मैं बोल नहीं सकता। सेम फेज में कब होंगे, जब दोनों का मीन, पीक, नेगेटिव पीक सब साथ में आ रहा है, तब मैं बोलूंगा दोनों सेम फेज में। अभी तो क्या हो गया, एक फेज डिफरेंस आ गया। अब सपोज एक फेज डिफरेंस आ गया डेल्टा फाई, दोनों के बीच फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। ये फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक दोनों का ओमेगा या टी सेम रहे, है कि नहीं। क्योंकि भाई ये एक टाइम पीरियड में क्या करेगा, सपोज मैक्सिमम जाएगा, मिनिमम आएगा, वापस 0 पे पहुंच जाएगा। ये क्या करेगा, जहां मैक्सिमम से चालू किया है वहां से जाके वापस वहीं आएगा, तब इसका एक टाइम पीरियड होगा। तो अभी भी दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ना। ये 0 पे है, ये ऊपर है पहले से, ये 0 पे, ये पहले ऊपर पहले से।
अगर सपोज इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है, तो ये अपना एक साइकिल खत्म किया है और ये अपना एक साइकिल खत्म नहीं किया, ये अभी अपने मीन पोजीशन पे पहुंचा, इसका टाइम पीरियड थोड़ा स्लो है, तो ये अभी अपनी मीन पोजीशन पहुंचा। तो अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया अब तो अगर टाइम पीरियड अलग अलग होगा तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगा? वो भी तो चेंज होते जाएगा। क्लियर है? तो उससे फिर बीट्स बनते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, साउंड वेव्स के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को लेना है कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स क्या होते हैं? वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट if throughout their progression phase difference delta phi between them remains constant। है नहीं? दो वेव्स को कोहेरेंट कब बोलेंगे? जब उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट। और इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इज सेम फॉर बोथ। यानी एक को अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वापस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आने में जितना टाइम लग रहा है, या मीन से दूसरी बार वापस मीन में आने में जितना टाइम लग रहा है, दोनों को ही उतना ही टाइम लग रहा है। दोनों का टाइम पीरियड और ओमेगा सेम है। ऐसे ही पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है दो वेव्स का क्या होना? कोहेरेंट होना। क्लियर है? तो हम लोग जो सुपर पोजिशन देखने वाले हैं, दो कोहेरेंट वेव्स का देखने वाले हैं। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का ओमेगा क्या होगा? सेम। दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस फाई होगा, हर टी टाइम पे फेज डिफरेंस उतना ही होगा, किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे आप देखिए। क्लियर? आगे बढ़े तो लिखे आगे, सुपर पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। ठीक, चलिए तो कोहेरेंट वेव्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले y1 लिखते हैं, ये होगा a1, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरे वाले का y2 लिख लेते हैं, a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर? ये लिख लिया y1 और y2। अब आप देखिए दोनों का k क्या है, ओमेगा क्या है, सेम, और फाई एक इनिशियल फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो कि क्या रहेगा? थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम हो गया। दोनों के एम्पलीट्यूड भी क्या है? अलग अलग। तो सुपरपोजिशन क्या बोलता है? जो y नेट आएगा उसका इक्वेशन क्या होगा? y1 प्लस y2। तो क्या लिखेंगे? a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, हाँ। अच्छा, k क्यों सेम है बताओ? k का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा, है ना? 2 पाई बाय लैम्डा। अब आप खुद सोचो, अगर दोनों सेम मीडियम में, दोनों सेम मीडियम है और ओमेगा भी सेम है, तो सेम मीडियम में तो दोनों की v सेम होगी, ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। भाई एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करें, मतलब सेम मीडियम में होंगे तभी तो सुपर इंपोज हो रहे हैं। तो दोनों सेम मीडियम में, तो v तो सेम होगा और ओमेगा भी हम क्या रखें? सेम। तो जाहिर सी बात है k भी क्या होगा? सेम। ठीक है, इसलिए k सेम लिया, k अलग अलग नहीं लिया। मीडियम चेंज होगा जब अब आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन, वो सब पढ़ेंगे, तब ट्रांसमिशन में फिर k1 k2 अलग अलग लेंगे, वो भी देखेंगे कैसा होता है। सिंपल, ये समझ में आया? अच्छा, अगर मैं a1 साइन इस kx माइनस ओमेगा टी की जगह थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। प्लस a2 साइन थीटा प्लस 5। ठीक है, आप ये चीज देख चुके हैं एसएचएम में। एक था साइन ओमेगा टी, एक था साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो उसका सुपरपोजिशन करना देख लिए। वेक्टर एडिशन होता है एम्पलीट्यूड का, यहां भी वही चीज होगी।
फिर से उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इसको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी लिखेंगे, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा वाले को एक साथ ग्रुप कर देंगे, फाइव वाले को अलग ग्रुप कर देंगे। फिर जो सामने में A1 साइन आएगा उसका एक सब्सटीट्यूशन ले लेंगे, और जो A2 प्लस A2 साइन कॉस फाइव आएगा उसका अलग सब्सटीट्यूशन ले लेंगे। तो वो पहले से देख चुके हैं, उसको अब आगे नहीं देख रहे, डायरेक्ट में रिजल्ट लिख ले रहा हूं, है ना। तो देखो ये दो वेव हैं, एक ये और एक ये, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है 5। तो जो जनरल वेव इक्वेशन बनेगा ये बनेगा A बराबर ए नेट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। क्या बनेगा, ए नेट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। और ये जो ए नेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव का अंडर रूट, है कि नहीं। तो एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है A1 और A2 में, सपोज फाइव का फेज डिफरेंस है, तो अपन दोनों को क्या कर रहे हैं बेसिकली वेक्टर एडिशन। क्या करें बच्चों, वेक्टर एडिशन। तो ये क्या रहा है A नेट, और वो A1 से कितना एंगल बना रहा है, डेल। और डेल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, tan डेल बराबर A2 साइन फाइव बाय A1 प्लस A2 cos फाइव, जैसे वेक्टर में निकालते थे। ये चीजें याद है कि नहीं है, ठीक। तो दो वेव को अगर हम सुपर इंपोज किए तो बन गया ए नेट का वैल्यू। समझ में आया कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। आई बात समझ में, आगे बढ़े। अब देखते हैं बच्चों क्या नेक्स्ट चीज, इंटरफेरेंस। क्या देखते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस, है ना। जब दो वेव्स और दोनों के बीच में क्या हो, एक फेज डिफरेंस हो, और वो किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मिल रहे हैं, आके एक पॉइंट पे क्या करें, मिल रहे हैं। सपोज ये एक मीडियम का एक पॉइंट है, और दो वेव्स, यहां से एक वेव आ रहा है S1, यहां से एक वेव आ रहा है S2। ये दोनों वेव आके इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहां पर जो y नेट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, यह भी निकालना देखें हम लोग। तो इसी को बोलते हैं बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो ये लाइट वेव्स में भी होता है, साउंड वेव्स में भी होगा, और कोई भी वेव ऑन स्ट्रिंग में भी होगा। क्लियर है। तो अगली चीज क्या देखेंगे हम, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ये कब होगा, याद रखना, कोहेरेंट वेव्स के साथ। किसके साथ, कोहेरेंट वेव्स। और इसका इक्वेशन अपन लोग निकालते हैं, ठीक। तो हमको इंटरफेरेंस में ये बताना है कि भाई इस पॉइंट की इंटेंसिटी अब कुछ भी हो सकती है ना भाई, इस वेव की इंटेंसिटी अलग है, इस वेव की इंटेंसिटी अलग है, और दोनों की इंटेंसिटी जो है डिपेंड करेगी कितने फेज डिफरेंस पे इन लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। सपोज पहले वाले का पीक पहुंचा है मैक्सिमम, दूसरे वाले का वैली पहुंचा है मिनिमम, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। तो यहां कुछ इंटेंसिटी दिखेगी, नहीं दिखेगी। उसके बाद क्या होगा, सपोज इसका भी पीक पहुंचा है, इसका भी पीक पहुंचा है, तो दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी का वेव दिखने लगेगा, है कि नहीं बात। और ऐसी बीच में ग्रेडेशन होगा, फिर वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और जो मिनिमम इंटेंसिटी, उसके बीच में हर एक पॉइंट होगा। तो अपने को वही चीज यहां पर देखना है कि किसी भी पी पॉइंट का इंटेंसिटी अपन कैसे बता सकते हैं, या इंटेंसिटी कितनी होगी उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ए नेट बराबर क्या लिखा हूं, या ए नेट का स्क्वायर बराबर क्या लिखा हूं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, है कि नहीं। अब ये सपोज कीजिए, कंसिडर फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, वो डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू पे, cos फाइव की वैल्यू पे।
तो cos फाई की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करेगा? अब सपोज cos फाई की वैल्यू 1 हो गई, क्या हो गई? cos फाई की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 को क्या लिख सकते हो आप? a नेट का स्क्वायर क्या लिख दोगे आप? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये आ जाएगा cos फाई का वैल्यू 1 होगा तो यहां से a नेट का स्क्वायर क्या आएगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, या a नेट बराबर क्या हो जाएगा? दोनों के एम्पलीट्यूड का सम। तो ये एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। तो ऐसे इंटरफेरेंस को बोलेंगे बच्चों हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या हो गया? क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए नेट की वैल्यू क्या होगी? a1 प्लस a2, और फेज डिफरेंस उनके बीच कितना हो रहा है? cos फाई बराबर 1। अब मेरे को बताओ मैथमेटिक्स वालों, cos फाई का वैल्यू 1 कौन कौन सी फाई की वैल्यू के लिए होता है? 0 पे, फिर 180 पे कहां होता है? 180 पे -1 होता है। 0 पे 2n पाई पे कितने पे होता है बच्चों? 2n पाई। और n का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। बात समझ में आएगी नहीं? तो जब भी फाई का वैल्यू 2n पाई होगा तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। ये समझ में आया? आगे बढ़े। अगला, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड cos फाई का वैल्यू क्या होगा? 0 की -1? cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ना, मैग्नीट्यूड क्या होती है? -1। तो a नेट का स्क्वायर क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो ये कितना हो जाएगा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, या a नेट को क्या लिख सकते हैं? a1 माइनस a2, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस। ये होगी मिनिमम एम्पलीट्यूड, है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं गया? तो a मैक्सिमम कितना है? a1 प्लस a2। ये कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा। a मिनिमम कब होगा? a1 माइनस a2। ये कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। तो इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं बच्चों हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है? या वो मैक्सिमा और ये मिनिमा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब यहां पर चेक करते, देखो सबसे पहली वैल्यू -1 कब आती है cos पाई की? पाई पे। फिर 2n प्लस 1 पाई। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर क्या होगा? यहां भी n की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई में क्या होगी? cos की वैल्यू -1। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? पक्का? तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो वेव, दोनों के बीच में कुछ फेज, कोहेरेंट वेव्स, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो वहां की जो दोनों एक दूसरे ऊपर सुपर इंपोज हैं, तो वहां की एक क्या आती है? नेट इंटेंसिटी आती है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? इंटरफेरेंस। दोनों वेव आपस में क्या करिए? इंटरफेरेंस। अब उस पॉइंट की इंटेंसिटी का रेंज होगा मैक्सिमम से मिनिमम, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगी कि उस पॉइंट पे दोनों का फेज डिफरेंस कितना है। क्लियर है बात? तो ये तो मैं स्पेशल केस बताया हूं। अगर फेज डिफरेंस 1 और -1 हो, जरूरी थोड़ी है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से वैल्यू अलग अलग आएगी। ये मैं दो केस बना लूंगा, एक्सट्रीम और दो एक्सट्रीम एंड, मैक्सिमा और मिनिमा। ये बात समझ में? एक और चीज बढ़े आगे, देखो अब सपोज आप ये जानते हैं इंटेंसिटी, अभी हमने डेरिवेशन की, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आई? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो मैं
आई नेट प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर लिख सकता हूं, I1 प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और I2 प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, या इनसे स्क्वायर हटाना है तो ये सब में रूट लगा सकता हूं। अब देखो, सपोज ए नेट का स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। अगर मैं इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो ए नेट की जगह क्या लिखूंगा, ए नेट स्क्वायर की जगह खाली आई नेट लिखूंगा, बराबर A1 की जगह क्या लिखूंगा, I1, इसकी जगह क्या लिखूंगा, I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये रूट I1 I2 लगाना मत भूलना ना, मैं भूलता हूं कई बार इसलिए बता रहा हूं, ये लगाना मत भूलना, जल्दी में I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 लिख देते, नहीं लिखना, 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ऐसा हो जाएगा। अब फिर से I मैक्सिमम क्या होगा, रूट I1 प्लस रूट I2, ये होगा कि नहीं होगा, समझ में आया बात, ठीक। क्योंकि हम लोग cos फाई का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 1, cos फाई का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, तो रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, तो रूट I1 का स्क्वायर I1 ही होता है, तो यहां पर A और B क्या हो गया आपका, रूट I1 और रूट I2, तो ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। और I मिनिमम क्या आएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर बात, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, रखेंगे याद। आगे बढ़े, ये केस समझ में आया। एक चीज और लिखिए इसी में, एक वेरिएशन, इफ लिखिए ऐसा करके, इफ I1 बराबर I2 बराबर I, मतलब जो दो वेव हैं, जो दो वेव सुपर इंपोज हो रहे हैं, दो वेव जो क्या हो रहे हैं, सुपर इंपोज हो रहे हैं, वो दोनों वेव ऐसे हैं कि उनकी इंटेंसिटी सेम है, पहले वाली की इंटेंसिटी दूसरे वाली की इंटेंसिटी सेम है। तो देखिए आई नेट बराबर क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई लिख सकता हूं। तो आई नेट बराबर आएगा I प्लस I प्लस 2 रूट I, और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर cos फाई, ये I और I क्या होगा 2I, प्लस ये I स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा 2I cos फाई, 2I को लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस cos फाई 2I, 1 प्लस cos फाई को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2 लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 4, तो आई नेट का वैल्यू क्या आया 4 टाइम्स I cos स्क्वायर फाई बाय 2। फाई क्या है यहां बच्चों, फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच में, और I क्या है दोनों की इंटेंसिटी, अगर सेम है तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रहेगा, आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नेट बराबर क्या होगा 4I cos स्क्वायर फाई बाय 2, ठीक। अच्छा, एक बढ़िया चीज मैं आप लोग को और बताया था, आगे बढ़े। अगर दो वेव हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई का, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का है कि नहीं। अब सपोज एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, मानते हो, एक सोर्स है S1 एक सोर्स है S2, मानते हो कि नहीं मानते हो। सपोज दोनों ना जब निकले हैं तो सेम फेज में निकले थे, दोनों क्या में निकले थे, सेम फेज में निकले थे, सेम फेज में थे, यानी टाइम के हिसाब से उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सपोज इस पॉइंट पे दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं,
ये चल के आया इतना डिस्टेंस, ये चल के आया इतना डिस्टेंस। क्लियर? ये कम चला, ये ज्यादा चला, तो दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आया कि नहीं आया? कितने का आया भाई? यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, ये इतना, ये इतना, ये दोनों तो बराबर हो गया। ये S1 वाला इतना एक्स्ट्रा चला कि नहीं चला? तो ये पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अब आप पाथ डिफरेंस अगर पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितने फेज डिफरेंस में आपको निकालना बताया? फेज डिफरेंस इन पोजीशन कैसे निकालते थे? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है? तो इससे बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे कि आपको एक्चुअल में ऐसा दे देगा कि सपोज यहां एक वेव क्रिएट हुआ और ऐसे टाइप का वो दे देगा, एक टनल जैसा, समझ रहे हो? ऐसा है ना? आपको बोल देगा यहां पर एक सोर्स रखा गया, एक साउंड क्या जाएगा, सीधा जाएगा, या एक वेव सीधा ट्रेवल करेगा और एक वेव ऐसे घूम के ट्रेवल करेगा। तो यहां पर जब पहुंचेंगे, पहला वाला तो स्ट्रेट गया, तो उसका पाथ था ये रेडियस के बराबर, सपोज 2r। ये जो चला वो क्या चला? पाई आर, सरकमफेरेंस का आधा। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया? पाई आर माइनस 2r। इतने का पाथ डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? अब वो पाथ डिफरेंस को हम लोग यहां रख देंगे तो क्या पता चल जाएगा? फेज डिफरेंस। फिर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है क्या है? 4i cos स्क्वायर φ/2। उसमें वो फाई जो निकला है यहां से, उसको यहां पर रख देंगे और क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी क्या होगी जो दोनों वेव इंटरफेयर करें उनकी। समझ में आया कि नहीं आया खेल? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? तो ऐसा हम लोग को करना है, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना। ठीक है? दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, दोनों सोर्स क्या है? कोहेरेंट। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्लियर? बढ़े आगे। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझ में आया? तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या बोलता है कि y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2। ठीक। दूसरा कि जब दोनों इंटरफेयर हो रहे हैं तो उनका एम्पलीट्यूड अपन निकाल सकते हैं, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन फेज डिफरेंस। तो ए नेट बराबर क्या आएगा? √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, where phi is the phase difference between the two waves। हम लोग ये भी जानते हैं कि a मैक्सिमम कितना होगा? a1 प्लस a2। a मिनिमम कितना होगा? a1 माइनस a2। इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। ये कब होगा? जब cos phi का वैल्यू 1 होगा। ये कब होगा? जब cos phi का वैल्यू -1 होगा। ये कब होगा? जब phi का वैल्यू 2n पाई होगा। ये जब होगा phi का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई होगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? अच्छा, एक और चीज देख सकते हैं, ये फेज डिफरेंस को इक्वल कर सकता हूं मैं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। कर सकता हूं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। 2π से 2π क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो पाथ डिफरेंस अगर कितना हो? n लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या होगा? n लैम्डा। तो भी कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। इसको इक्वेट कर देते हैं 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस से। पाई पाई का क्या हो गया? हिसाब हो गया। तो डेल्टा एक्स क्या आया? 2n प्लस 1 बाय इंटू λ/2। क्या है? 2n प्लस 1 λ/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। तो 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, ये सब में क्या होगा? अगर इतना पार्ट डिफरेंस आ रहा है दो वेव्स का, दो कोहेरेंट वेव्स का, वो कुछ चल के आ रहा है, ये कुछ चल के आ रहा है, दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है? इतना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया बात? क्लियर? ये हो गया आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और उनका इंटरफेरेंस। अब क्या करते हैं? इससे कुछ सवाल बना लेते हैं। चलिए लिखिए बच्चों।
अरे यार ये क्या हरकत है, ये सब भी काटना पड़ेगा। हाँ, अगला रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। सपोज ये एक बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री एक ऐसा इंटरफेस होता है जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। ठीक, जैसे ये दीवार एक बाउंड्री हो गई। अब दीवार के इस तरफ एयर है और दीवार के अंदर कंक्रीट है, तो ये सरफेस हो गई दीवार की। क्लियर है? तो ऐसे ये एक इंटरफेस है। इस तरफ है बच्चों मीडियम 1 और इस तरफ है मीडियम 2। क्लियर है? अब बच्चों मीडियम क्यों अलग अलग है वो डिपेंड करता है स्पीड से। किससे? स्पीड। कौन सी स्पीड? वेव स्पीड। अगर वेव स्पीड किसी मीडियम में स्लो है तो उसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। और अगर स्पीड क्या है? फास्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। है ना? तो ये जनरल रूल है कि अगर किसी वेव की स्पीड किसी मीडियम में स्लो है तो उसको डेंसर बोलेंगे, और किसी वेव की स्पीड अगर मीडियम में फास्टर है तो उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, हल्का मीडियम। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं साउंड वेव की बात करूं बच्चों, किसकी बात? साउंड वेव की बात। तो साउंड वेव एयर में तेज होता है कि सॉलिड में तेज होता है? सॉलिड में तेज होता है। मीडियम की डेंसिटी जितनी पास पास रहती है, बचपन में पढ़े 330 मीटर पर सेकंड क्या थी एयर में स्पीड, उससे 5 टाइम्स बढ़ा दो तो वाटर में स्पीड, फिर उससे अपना 10 टाइम्स 15 टाइम्स बढ़ा दो तो किस में स्पीड? सॉलिड में स्पीड आती थी। तो जैसे जैसे डेंस हो जाता है मीडियम, यानी प्रैक्टिकली मतलब मटेरियल के हिसाब से डेंस होते जाता है, मास के हिसाब से, वैसे वैसे क्या होता है? स्पीड बढ़ते जाती है। तो हम लोग अगर साउंड वेव की बात करें तो एयर में स्पीड क्या रहेगी? सबसे स्लो। तो एयर हमारा क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। और वाटर ले लें, वाटर क्या हो जाएगा हमारा? रेयर मीडियम। और सॉलिड और रेयर, इससे भी ज्यादा रेयर। क्लियर? लेकिन हम लोग लाइट वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट वेव। तो लाइट वेव एयर में स्लो रहती है कि फास्ट रहती है? एयर में फास्ट रहती है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे दूसरा मीडियम लोगे, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, इस सब में स्पीड क्या होती है? कम। तो एयर क्या होगी? रेयर मीडियम। और वाटर क्या होगा? डेंसर मीडियम। ये डिफरेंस है किसके बीच में? साउंड के बीच में। ठीक, तो अभी मैं जनरल एक मीडियम लिया हूं। सपोज ये एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंस मीडियम। क्या है बच्चों? ये एक रेयर मीडियम है और ये क्या है? एक डेंस मीडियम है। तो क्या दोनों जगह स्पीड सेम होगी? नहीं हो। यहां पे स्पीड होगी बच्चों v1, तो यहां पे स्पीड होगी v2। यहां पे स्पीड होगी v1, यहां पे स्पीड होगी v2। लिख लीजिए। क्लियर? दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, तो स्पीड में आप लोग मीडियम, रेयर है, डेंसर, वो बता सकते हो स्पीड से। अभी मैं इसको रेयर बोला हूं, तो बताओ v1 बड़ा होगा कि v2 बड़ा होगा? है ना, v1 विल बी ग्रेटर देन v2। है ना? अब एक वेव क्या कर रही है बच्चों? ऐसे रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, कर रही है। उसका कुछ एम्पलीट्यूड है। सपोज ए इंसिडेंट बोल रहा हूं, ए आई। उसका एम्पलीट्यूड क्या है? ए इंसिडेंट। किधर ट्रेवल कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। स्पीड उसका v1 है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? ओमेगा। अब वो ट्रेवल हुई और कहां पर इंसिडेंट हुई? एक इंटरफेस पे। इंटरफेस पे इंसिडेंट होते ही बच्चों दो बातें होंगी। कितनी बातें? दो बातें होंगी। कुछ पार्ट ऑफ वेव रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा? वापस। और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट। जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका एम्पलीट्यूड AR है, जो वेव ट्रांसमिट हुआ उसका एम्पलीट्यूड क्या है? AT। ये बात समझ में आई? जो पार्ट
रिफ्लेक्ट हो गया उसका एम्पलीट्यूड AR है, जो ट्रांसमिट हो गया उसका पार्ट क्या है, AT। वो भी देखेंगे कि एक के टर्म्स में अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आगे डिराइव करेंगे, अभी चिंता मत करो। AT और AR कितना होगा। अब मेरे को बताओ, दोनों का एम्पलीट्यूड तो चेंज हो गया है, मैं मान गया, क्योंकि भाई पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, पावर किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो भाई जितना पावर इंसिडेंट था, कुछ पार्ट ऑफ पावर या कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई और कुछ पार्ट एनर्जी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। उस पे कोई फर्क पड़ेगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ओमेगा इसका है वही ओमेगा इसका रहेगा, जो ओमेगा इसका है वही ओमेगा इसका रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वही फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वही फ्रीक्वेंसी उसकी रहेगी। ठीक। अब बच्चों ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वी चेंज हो गया है, तो के सेम रहेगा क्या, के भी सेम नहीं रहेगा। यहां पर रहेगा K1, यहां पे रहेगा K2, क्योंकि लैम्डा चेंज हो जाएगा। लैम्डा अपने आप को स्पीड चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, तो उसके हिसाब से लैम्डा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, या तो श्रिंक हो जाएगा या तो एक्सपैंड हो जाएगा। क्लियर है बात, ये समझ में आया, K1 K2 चेंज हो जाएगा, पक्का। अब इक्वेशन एक जनरल लिख लेते हैं दोनों के लिए, सपोज ऐसे ही जनरल इक्वेशन एक लिख रहा हूं, तो मैं इंसिडेंट वेव के लिए ऐसे लिख सकता हूं, AI साइन KX माइनस ओमेगा टी। फर्स्ट मीडियम में तो क्या लिखूंगा, K1, ओमेगा तो सेम है, तो क्या लिखा, K1X माइनस ओमेगा टी। Y ट्रांसमिटेड क्या होगा, AT, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, साइन K2X, साइन K2X माइनस ओमेगा टी। ये होगा माइनस, क्योंकि उधर ही जा रहा है, पक्का, माइनस क्योंकि उधर ही जा रहा है। अब एक और बात, अगर ये इंसिडेंट रे है, AI इंसिडेंट वेव है, और ये ट्रांसमिटेड वेव है, क्या दोनों में कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, सोच के बता, मेरे को क्या पता फेज डिफरेंस क्या रहेगा। नहीं रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, नहीं। भाई जैसा पार्ट ऑसिलेट होते हुए जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, वो एनर्जी कम होने के कारण एम्पलीट्यूड कम होगा, फिर लेकिन फेज उसी फेज के साथ ये आगे बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड ये दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता, ये बात याद रखेंगे। दूसरा, Y रिफ्लेक्टेड, ये होगा AR साइन, ये तो इसी मीडियम में K1X प्लस ओमेगा टी क्यों लिखा हूं, वापस आ रहा है ना, ये जाके वापस आ रहा है, तो एक KX माइनस ओमेगा टी था, तो वापस आने के लिए KX प्लस ओमेगा टी। अब बताओ इसमें फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, तो एक एग्जाम्पल देके देखते हैं होगा कि नहीं होगा, फिर वापस आते हैं, तब +5 या -5 लिखेंगे, समझते हैं होगा कि नहीं होगा। देखो सपोज मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और यहां एक वेव पल्स बनाया, और ये स्ट्रिंग यहां से फिक्स है, ये स्ट्रिंग यहां से क्या है, फिक्स है। अब ये वेव समय में आगे ट्रेवल कर रहा है, वेव समय में आगे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक। अभी बताओ ये स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो सब क्या है, मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं देख रहा हूं समय के साथ साथ ये वेव जो है वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब ये पहुंच गया कहां पे, स्ट्रिंग पे। ठीक। तो अभी तक क्या हो रहा था, जैसे ये वाला पार्टिकल जब ऊपर जाना चालू करता था, अपने बाजू वाले को क्या करता था, ऊपर खींचता था, तो ये बाजू वाला अपने वाले को ऊपर खींचेगा। अब वो पहुंच गया यहां पर वॉल पे, जहां पे वो कहां से टकराया हुआ है, वॉल से टकराया हुआ है। अब वो वॉल को उठाने की कोशिश करेगा, ये क्या करता था, अपने बाजू वाले को उठाने की कोशिश करता था, सेम मीडियम था तो उठा लेता था, सेम मीडियम था तो क्या करता था, उठा लेता था। अब ये वॉल को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है, ये तो रिजिड वॉल है,
रिजिड वॉल का जो पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा? तो वो ऊपर तो जाएगा नहीं, उसको पकड़ के वो क्या कर देगा, ये जितना उस पर फोर्स लगाया उतने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उस पर क्या लग जाएगा, नीचे की तरफ लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो जैसे ही नीचे के फोर्स लगेगा बच्चों, अब इस पार्टिकल को, जो ये धागे वाला पार्टिकल है जस्ट बाजू वाला, उसको अपवर्ड नहीं फोर्स लग रहा, अब फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, तो वो नीचे जाएगा, तो वेव वापस कैसे आएगा, ऐसा आएगा वापस। आ रही बात समझ? तो ये जा रहा था अपवर्ड मोमेंटम का, मीन पोजीशन से ऊपर, लेकिन अभी कैसा वापस आ रहा है, मीन पोजीशन से नीचे। मतलब जो लोग ऊपर जा रहे थे वो लोग नीचे हो जाएंगे, जो लोग नीचे जा रहे थे वो लोग ऊपर हो जाएंगे। मतलब अगर वेव आपका था ऊपर नीचे, तो वेव कैसा रिटर्न आ रहा है, नीचे ऊपर। मतलब बच्चों पाई का फेज डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, प्लस ए से माइनस ए हो गया। कितने का फेज डिफरेंस आ गया, पाई का। क्लियर है? ये कब हुआ, जब एक रेयरर मीडियम में लाइट वेव ट्रेवल कर रहा था और रिफ्लेक्ट किससे हुआ, डेंसर से रिफ्लेक्ट हुआ, तब ऐसा हुआ। तो याद रखना, जब आपका रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है कि इस तरफ जो मीडियम है और इस तरफ जो मीडियम है, जो इंसिडेंट रे है वो इस मीडियम में है कि वो रेयर है, तो वो टकरा के जब वापस आएगा तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, तो उसके जो फेज डिफरेंस होगा उसमें पाई का अंतर आ जाएगा। ऊपर से तो नहीं गया, कितने का अंतर आ जाएगा, पाई का अंतर आ जाएगा। लेकिन सेम केस देखते हैं, अगर यहां पर एक रॉड लगे रहता और उसमें एक मासलेस रिंग अटकी रहती, क्या लगे रहता बच्चों, एक रॉड और उसे क्या अटकी हुई है, एक मासलेस रिंग। अब ये वेव पहुंचता है यहां तक जहां पर मासलेस रिंग लटकी है, और जैसे ही वेव पहुंचा ये इसको उठाने की कोशिश करता, रिंग तो मासलेस है, उठ जाती कि नहीं उठ जाती, रिंग तो मासलेस है, रिंग उठ जाती। अब रिंग जब उठ जाती और वापस आती, तो रिंग क्या करी, ऊपर जाके वापस आ रही है, तो अपने बाजू वाले को भी कहां ले जाएगी, ऊपर ले जाके वापस आएगी। तो वेव वापस भी कैसे आता, ऊपर से ही वापस आता। तो जिस फेस पे गया उसी फेस पे वापस आ रहा है, तब फेस का कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो जब मीडियम ऊपर रेयर है नीचे डेंस है और एक वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, रेयर से रेयर में जा रही है, डेंस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस वाले वेव में इंसिडेंट में और रिफ्लेक्टेड में पाई का क्या जाएगा बच्चों, फेज डिफरेंस। लेकिन अगर इधर डेंस है और इधर रेयर है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों क्या में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? अभी हमारा पिछला क्वेश्चन, जो पिछला केस अपन देख रहे थे, उसमें क्या माने थे कि ये रेयर है ये डेंस है, तो अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फाई आएगा कि नहीं आएगा, प्लस पाई लिख देते हैं, या पाई नहीं लिखना है तो सामने -1 लगा सकते हैं चाहे तो। ये समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं गए बच्चों, पक्का? तो देखो क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, क्या क्या चीजें चेंज नहीं हो रही है, एक बार रिवाइज करते हैं। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, दूसरी बात वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी तो मीडियम चेंज हो रहा है। तीसरी बात ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, नई फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है, क्या, और दूसरा फेज, फेज भी चेंज हो रहा है तब जब रेयर से डेंस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंस से रेयर में चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? ऊपर से तो नहीं गया? अब हम लोग ये निकाल लेते हैं बच्चों कि ये A1 और A2 का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, है ना, कि A1 A2 V1 V2 पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये अपन चीज देख लेते हैं। देखें यहां तक समझ में आया बच्चों, आगे पक्का? चलिए, तो इसको समराइज करके एक बार लिख भी लेते हैं, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले लिख लीजिए स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड। स्पीड क्या होगी? स्पीड will be lesser in denser medium as compared to rarer medium. Speed will be lesser in denser medium as compared to rarer medium, है ना। तो v ज्यादा मतलब लेस डेंस,
ठीक, पहला बात। और साउंड के लिए अलग होता है, लाइट के लिए अलग होगा, उसमें उसके हिसाब से। ठीक है, इसलिए दोनों अलग टाइप के वेव्स हैं, पार्टिकल और एक मीडियम वेव है। क्लियर? दूसरा बात, एम्पलीट्यूड। क्या? एम्पलीट्यूड। अगर ए आई है, किसका एम्पलीट्यूड? इंसिडेंट वेव का। तो ए आर क्या होगा? रिफ्लेक्टेड का। ए टी किसका होगा? ट्रांसमिटेड का। एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? अलग अलग होगा। कौन ज्यादा होगा कौन छोटा होगा? V1 V2 दोनों की स्पीड पे डिपेंड करेगा, यानी मीडियम पे स्पीड पे या डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बात? तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? चेंज। ठीक। तीसरा बात, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम तीनों के लिए, इंसिडेंट के लिए, ट्रांसमिटेड के लिए और रिफ्लेक्टेड के लिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। और कुछ बचा क्या? फेज है ना, व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय denser medium, when reflected by denser medium, phase changes by 180 डिग्री या पाई रेडियंस, है ना। when reflected by rarer medium, phase remains unchanged। याद रहेगा? ठीक। पांचवा, वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर या वेव नंबर क्या बोलेंगे? इट चेंजेस। रिफ्लेक्टेड के लिए अलग रहेगा, ट्रांसमिटेड के लिए अलग रहेगा। तो ये बात तय है कि नहीं तय है? अब निकालते हैं ए आई और ए टी, ये ए और वी पे कैसे डिपेंड करेगा, इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। आ रही बात समझ में? बढ़े आगे बच्चों। तो लिखिए, रिलेशन फॉर ए आर एंड ए टी। ठीक। अब ये डेरिवेशन मेरे को याद ही नहीं है, बहुत पहले किया था, लेकिन देखते हैं। सबसे पहला, क्या मैं ये लिख सकता हूं P इंसिडेंट बराबर P रिफ्लेक्टेड प्लस P ट्रांसमिटेड? ये लिख सकता हूं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। P इंसिडेंट बराबर क्या होगा? P रिफ्लेक्टेड प्लस P ट्रांसमिटेड। पक्का? अब हाँ, P इंसिडेंट लिखता हूं हाफ, अभी यहां स्ट्रिंग की बात हो रही है ना, तो मैं डेंसिटी को म्यू ले लेता हूं, चलता है ना? कुछ बुरा तो नहीं मान रहे हो? ठीक, वेरी गुड। म्यू इंसिडेंट इंटू ओमेगा स्क्वायर ए आई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर नहीं रहता, सॉरी, क्या रहता है? खाली वी। तो यहां पर V1 लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? V1। समझ में आया? पक्का? बराबर P रिफ्लेक्टेड को क्या लेते हैं? हाफ म्यू, म्यू आर क्यू, म्यू 2 लेते हैं ना। मीडियम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, रिफ्लेक्टेड तो उसी मीडियम में रहता है जिसमें इंसिडेंट रहता है, तो इसको भी क्या लेंगे? म्यू 1 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू 1। आइए म्यू 1 ले लो, तो म्यू 1 ही लेंगे। सेम मीडियम मतलब मास पर यूनिट लेंथ या डेंसिटी सेम रहेगी, तो ये लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर ए आर का स्क्वायर वी, वेलोसिटी यहां भी क्या रहेगी? सेम, फिर स्क्वायर लिखा मैं। वाह, V1 क्या रहेगी? V1 बराबर हाफ प्लस, सॉरी बराबर नहीं, प्लस हाफ म्यू 2। अब क्या रहेगी बच्चों? म्यू 2। ठीक, म्यू 2 ओमेगा स्क्वायर ए टी स्क्वायर V2। ये समझ में आई? पक्का?
अब क्या करते हैं बच्चों, म्यू1 को क्या लिख सकता हूं, टी बाई वी का स्क्वायर लिख सकता हूं, अभी देखा। तो पहले तो हाफ 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 उड़ा दिस, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उड़ गई। क्या लिख सकते देखो, म्यू1 की जगह टेंशन टी बाय v1 का स्क्वायर ai का स्क्वायर इंटू v1 बराबर t बाय v1 स्क्वायर ar का स्क्वायर v1 प्लस t बाय v2 स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, इंटू है प्लस नहीं है, इंटू at का स्क्वायर v2। ये v1 कट गिस, ये v1 कट गिस, ये v2 कट गया, t t t। तो क्या हो गया बच्चों, ai स्क्वायर बाय v1 बराबर ar स्क्वायर बाय v2 प्लस at स्क्वायर बाय v2, v1 है v1। हाँ समझ में बात, पक्का। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया। अब हम लोग को अगर एलिमिनेट करना है किसको, ए आर और एटी को अलग अलग निकालना है v1 v2 के टर्म्स में, तो ये दो अननोन है ना, तो हम लोग को एक इक्वेशन क्या लगेगी और। अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए सोचते हैं। सपोज ये इंटरफेस था बच्चों, ये x इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 0 पे वेव्स क्या है यहां पर आए। तो सपोज इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड a आई था, तो ट्रांसमिट होने वाला जो वेव होगा इनिशियल जो एम्पलीट्यूड होगा और रिफ्लेक्टेड होने वाले का जो भी एम्पलीट्यूड होगा, ये दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो वो इंसिडेंट के एम्पलीट्यूड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, एट द इंटरफेस। एट इंटरफेस क्या होगा, ए आई बराबर ए आर प्लस ए टी, क्योंकि तुरंत वो वेव तो गायब हुआ, तो एम्पलीट्यूड इन दोनों में ही बटा होगा उस इंस्टेंट पे, तो क्या होगा। ठीक, तो क्या लिख सकता हूं, ए आई बराबर ए आर प्लस ए टी। ये समझ में आया कि नहीं है, ए आई बराबर ए आर प्लस ए टी। ठीक, अब दो इक्वेशन क्या हो गए, दो अननोन। पहले किसका वैल्यू निकालें, ए आर का कि ए टी का, बताओ। क्या आया था एक इक्वेशन, ए आई स्क्वायर बाय वी वन बराबर ए आई स्क्वायर बाय ए आर स्क्वायर बाय वी वन प्लस ए टी स्क्वायर बाय वी टू। क्या आया था, क्या करते हैं v1 v2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v1 इंटू वी टू इधर और v1 इंटू वी टू इधर, तो ये क्या होगा, ए आई स्क्वायर वी टू बराबर ए आर स्क्वायर वी टू प्लस ए टी स्क्वायर वी वन, ये होगा। अब बोलो, अब ऐसा करते हैं कि देखो इसको क्या करते हैं, ये आया, अब ए आई स्क्वायर वी टू बराबर ए आर स्क्वायर वी टू प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई माइनस ए आर का होल स्क्वायर वी वन, ये लिखे। इसको इधर ले जाते हैं ना, ए टू स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर वी टू बराबर ए आई माइनस ए आर का होल स्क्वायर वी वन, तो ये हो गया ए आई माइनस ए आर, ए आई प्लस ए आर वी टू बराबर ए आई माइनस ए आर का होल स्क्वायर वी वन। तो एक से ये क्या हो गया, कट गया। तो अब लिखते हैं ए आई वी टू प्लस ए आर वी टू बराबर ए आई वी वन माइनस ए आर वी वन। अब ए आर वाले को एक तरफ ले जाते हैं, ए आई वाले को एक तरफ, तो ए आई कॉमन आया, ऊपर क्या बचेगा वी टू माइनस वी वन, और इधर क्या बचेगा ए आर माइनस क्या वी वन प्लस V2 माइनस ए आर वी वन प्लस V2। तो ए आर क्या हो गया
मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहे हैं, क्या आएगा? AI V2 माइनस V1 बाय V1 प्लस V2, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यार, समझ में आया कि नहीं? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1 बाय V1 प्लस V2। क्लियर? पक्का? तो अपने आप हमको पता चल जाएगा ये नेगेटिव होगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि ये V2 V1 का वैल्यू पता है ना, प्लस में माइनस में कुछ भी, जो डेंसर है उसमें कम रहेगा, जो लोअर है रेयर है उसमें ज्यादा रहेगा। ठीक, अब क्या निकालते हैं? ए टी का वैल्यू। तो ए टी का वैल्यू तो अब किसी से भी निकाल सकते हैं, ए आर आ गया है तो उससे निकाल ले सकते हैं। तो देखो हमको ये पता था क्या, ए आई बराबर ए आर। ए आर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए आई वी टू माइनस वी वन बाय वी वन प्लस वी टू, प्लस क्या रहेगा? 80। इसको इधर भेज दो तो 80 बराबर क्या आएगा? ए आई का आएगा कॉमन 1 माइनस वी टू माइनस वी वन बाय वी वन प्लस वी टू, तो आएगा ए आई, ठीक है, वी वन कट जाएगा, क्या बचेगा? 2v2 बाय v1 प्लस v2, ये हो जाएगा बच्चों ट्रांसमिटेड। समझ में आई कि नहीं बात, है ना? तो ट्रांसमिटेड के लिए ये हो गया और रिफ्लेक्टेड के लिए क्या हो गया? ए आई v2 माइनस v1 बाय v2 प्लस v1। समझ में? ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन। तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, फेज डिफरेंस डिपेंड करता है कि डेंस से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रेयर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, जो रेयर मीडियम रहेगा उसमें ज्यादा रहेगी, डेंसर मीडियम में कम रहेगी, K1 K2 भी चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हरी बात समझ में? ये डेरिवेशन भी क्लियर है? बढ़े आगे। एनर्जी, इंटेंसिटी और पावर ऑफ अ वेव, है ना? तो लिखिए, सबसे पहले देखते हैं एनर्जी ऑफ वेव मोशन। ठीक है, वेव कैसा रहेगा बच्चों? सिंपल हार्मोनिक वेव, याद रखना, है ना? देखो सपोज अगर वेव मोशन हो रहा है स्ट्रिंग में, तो पार्टिकल क्या करें? जो भी स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं वो अपनी जगह पे क्या करें? सिंपल हार्मोनिक मोशन करें। ऐसे पूरा थ्रू आउट स्ट्रिंग चल रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह क्या करें? सिंपल हार्मोनिक मोशन करें, तो हम लोग ऐसा वेव मोशन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब आपको ये पता है एसएचएम में एनर्जी कितनी रहती है? पार्टिकल का अगर मास एम है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या रहती है? एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ये क्या रहती है? एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। कोई एक पार्टिकल अगर एम मास का एसएचएम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही यहां पर तो खूब सारे पार्टिकल है ना, एन पार्टिकल्स हैं, पूरा स्ट्रिंग ही वेव मोशन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? टोटल एनर्जी आप ऐसा लिख सकते हो, हाफ कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मास सबका हो गया, क्योंकि आप जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सारे डीएम 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 वाले पार्टिकल्स हैं, सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो सब चीजें तो कांस्टेंट है, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सब चीज क्या है? कांस्टेंट है, सिर्फ मास वेरिएबल है। तो एक पार्टिकल का एनर्जी के लिए आप स्मॉल एम ले रहे हो, तो सारे पार्टिकल्स के लिए क्या ले लो? कैपिटल एम। ये टोटल एनर्जी होगी जो वेव क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक, लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हमको पढ़ना है, वो टर्म है बच्चों एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप ये देख सकते हैं कि वेव के पास एनर्जी कितनी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे वेव ऑन ए स्ट्रिंग की? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे? वॉल्यूम से। कैसे डिवाइड कर दीजिए? वॉल्यूम। जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी और जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग। तो आप क्या बोल सकते हैं? ये देखो, ये मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी। तो हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये याद रखना, स्मॉल यू। यूनिट क्या होगा? क्योंकि एनर्जी पर वॉल्यूम की है, तो ये होगा जूल पर मीटर क्यूब। समझ में आया? ये हो गई एनर्जी डेंसिटी। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो एनर्जी और ये
एनर्जी डेंसिटी। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब अगली चीज देखते हैं, क्या? पावर। देखो, लिखो पावर। अब पावर आप लोग बेसिकली जानते हैं, वर्क एनर्जी पावर में जो पढ़े हैं, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी गेन, एनर्जी लॉस, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, या वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? पावर। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ऐसा सोचो, अभी एक वेव कंसिडर करो, है ना? अब एक पार्टिकल अपनी एनर्जी बाजू वाले को दे रहा है, बाजू वाला अपनी एनर्जी बाजू वाले को दे रहा है, बाजू वाला एनर्जी अपने बाजू वाले को दे रहा है। इससे हम लोग बोलते हैं ना, वेव धीरे धीरे क्या कर रही है? प्रोग्रेस करते जा रही है। कितने स्पीड से? VW, विच इज वेलोसिटी ऑफ वेव, है कि नहीं? उससे वो प्रोग्रेस करते जा रही है। अब सपोज एट t इक्वल टू 0, अभी वेव प्रोग्रेस करते 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 यहां पहुंची, ये मान सकते हो? एट t इक्वल टू 0 वेव अभी प्रोग्रेस करते हुए यहां पहुंची। अब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में क्या वेव यहीं रहेगी? वो अपना डिस्टरबेंस और आगे तक पहुंचा देगी। सपोज डिस्टरबेंस जो है वो पहुंच गया है यहां तक। ठीक, डिस्टरबेंस कहां तक पहुंच गया है? इस नए पोजीशन तक पहुंच गया है। बताओ ये कितना डिस्टेंस होगा? 1 सेकेंड में v वेलोसिटी से ये v मीटर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना आगे जाएगा? v मीटर आगे जाएगा। तो ये सोचो कि 1 सेकेंड पहले इससे पहले वालों के पास एनर्जी थी, अब इस 1 सेकेंड में इस बीच जितने भी पार्टिकल हैं सबको एनर्जी मिल गई। तो एनर्जी ट्रांसफर कितना हुआ? इन लोगों के पास जितनी एनर्जी है, क्या है? इन लोगों के पास जितनी एनर्जी है 1 सेकंड में इनको मिली है, तो वही क्या हो गया? पावर जो इनको मिला है, या पावर ट्रांसफर, या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इसी को क्या बोलेंगे? पावर। आ रही बात समझ में? अब कैसे करेंगे? इतने सारे लोग हैं, एनर्जी डेंसिटी तो यू ही होगा, सबका एक ही बराबर होता है ना, डेंसिटी तो पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो सबका सेम होगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? अभी डिराइव की है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ में आई बात? तो पावर क्या होगा बच्चों? पावर सबसे पहले तो कि 1 सेकंड में इतने v डिस्टेंस तक वालों को मिला है, तो v डिस्टेंस वाले जो है, v डिस्टेंस में जितने भी लोग हैं उनको एनर्जी कितना मिला है? कैसे लिखेंगे भाई? एनर्जी डेंसिटी है इतना, उसमें ये जो लोग हैं इनका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एनर्जी निकल जाएगी कि निकल जाएगी? और ये एनर्जी कितने देर में पहुंची है? 1 सेकंड में, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया कि नहीं? पावर। भाई समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले? पक्का? क्या किए? वेव एनर्जी यहां तक पहुंची थी, 1 सेकंड में v डिस्टेंस तक वेव ट्रेवल कर ली। अब ये v लेंथ में जितने भी पार्टिकल्स हैं सब सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करने लगे, तो इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होगी वही 1 सेकंड में ट्रांसफर हुई है, पहुंची है, तो वही क्या होगा? पावर। अब एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू, मान के चलो ये जो वेव है ना, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? S। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? S। और लेंथ तो हम जानते हैं कितना है? V। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम की जगह? S इंटू V। वेयर S क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिंग, और V क्या है? वेव वेलोसिटी। ठीक, तो ये क्या का इक्वेशन आ गया? पावर। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? और जो एनर्जी है वो कैसे जा रही है? वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर चल रही है ना, एनर्जी क्रॉस सेक्शन के वेव के परपेंडिकुलर चल रही है। तो अपन क्या एक इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो या बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम को तो पावर बोलते हैं, पावर को एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? इंटेंसिटी। तो अगला चीज लिखो, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ वेव? I बराबर
पावर पर यूनिट एरिया। पावर अभी निकाले, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी। इसको डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एस। एस से एस क्या होगा, कट जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ये आ गया बच्चों क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। समझ में आई बात, तीनों टर्म अच्छे से क्लियर हुआ। एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी। एनर्जी क्या है, सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जी को अपन वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो आगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी आ गई, उस पर अपन क्या किए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम को एक सेकेंड में एनर्जी मिल रही है, इतना दूर ट्रेवल कर रही है, तो एस इंटू वी मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद पावर को कैसे डिवाइड कर दिए, एरिया से, तो क्या आ गया, इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। पहला बात, इंटेंसिटी के बारे में हम लोग ये डेरिवेशन किए हैं किसके लिए, एक वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए, लेकिन ये सारे प्रकार के वेव के लिए लागू हो सकता है ना। डेंसिटी ऑफ मीडियम, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो सोर्स पार्टिकल है उसकी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो सोर्स पार्टिकल एम्पलीट्यूड ले जा रहा है वो, और v उस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव जो है, इस पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी। तो ये पहले बात लिख लो, ये फॉर्मूला जो है, इट इज नॉट ओनली एक्सक्लूसिव फॉर वेव ऑन अ स्ट्रिंग but applicable to other waves। लिखिए, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, दूसरा क्लियर है। अब ये किसी भी वेव के लिए एप्लीकेबल है ना, तो आप एक बात याद रखना कि इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या होता है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे आगे पढ़ेंगे ना साउंड वेव वगैरह, जैसे साउंड वेव का एक सोर्स पॉइंट सोर्स होता है, तो पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में क्या है, वेव ट्रेवल करता है, 3D वेव्स पढ़े थे ना। और अगर आपका एक लाइन सोर्स है, क्या है, लाइन सोर्स, तो ऐसा सिलेंडर के रूप में वेव आगे बढ़ता है कि नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे, भाई जैसे अगर हम लोग सपोज पास में खड़े, तो हम हमारा डिस्टेंस जो है वो पास है पॉइंट सोर्स से, भाई पॉइंट सोर्स से हमारा डिस्टेंस क्या है, पास है। और अगर दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बड़ा होते जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पे अगर हम लोग खड़े रहेंगे, तो अभी जो पावर ये P, सपोज इस सोर्स का पावर P है, सोर्स का पावर क्या है, P है। अब ये P पावर क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है, पावर क्या है, फैलते जा रहा है। तो फैल के अभी इस एरिया में पहुंचा है, तो अभी हम लोग को कुछ इंटेंसिटी सुनाई देगा। और दूर चले जाएंगे तो वो पावर फैल के अब एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे जैसे दूर जाते हैं और एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पावर जैसे जैसे हम लोग दूर खड़े होते जाएंगे, पर यूनिट एरिया जो पावर रिसीव हो रहा है वो कम होते जाएगा, मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, कम। इसलिए आप किसी साउंड सोर्स के पास जाते हैं तो आपको आवाज और तेज और तेज और तेज, लाउडनेस जो है, इंटेंसिटी जो है बढ़ते जाती है। और आप उससे दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट सोर्स। क्या के लिए लिखिए, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में जो वेव है एज ए स्पीयर आगे बढ़ता है बच्चों, और स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो याद रखना, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब आप जितना दूर जाएंगे उसका इनवर्स के स्क्वायर के हिसाब से क्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, याद रखेंगे, पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद रहेगा पक्का। दूसरी चीज, फॉर लाइन सोर्स। कैसा सोर्स, लाइन सोर्स। ये आपका लाइन बना हुआ है, अब इंटेंसिटी ऐसे फैलते जा रही है, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, सिलेंडर। क्या बनेगा, सिलेंडर। तो सपोज इसका लेंथ है L
और एरिया है r, तो आप अगर जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा, यहां पर इंटेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी, लेकिन एरिया क्या होता है बच्चों? 2 पाई r l, है ना? तो l तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई? 1 बाय r के। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आई? 1 बाय r। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक, आगे बढ़े। दूसरा, इंटेंसिटी के फॉर्मूले से ये भी आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ये आगे लाइट वेव्स जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा यूज होगा, इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, वो इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे, वेव में भी आगे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, अगर एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम। यहां तक पॉइंट समझ में आया? अब लिखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज अगर मैं SHM करते हुए एक इंडिविजुअल पार्टिकल को देखूं, किसी एक पार्टिकल को देख रहा हूं, वेव है, ट्रेवलिंग वेव है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, लेकिन मैं उसमें ना एक इंडिविजुअल पार्टिकल को देख रहा हूं, सपोज इसको, तो ये क्या कर रहा होगा? ये नेगेटिव तक आएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, ऐसे ये SHM करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट करेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम कहां होगी? बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी? जब वो कहां पहुंचेगा? मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो के मैक्सिमम कहां होगा? एट मीन। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा? एक्सट्रीम में। और वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? लगभग 0 हो जाता है। ठीक, ये क्या है? फॉर, इसको लिख लेना, फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑन अ स्ट्रिंग, परफॉर्मिंग SHM। नोट करो। अब मैं वेव की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? वेव एज अ होल। किसकी बात कर रहा हूं? वेव की बात कर रहा हूं। इसमें आप 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, एक ये वाला पॉइंट, ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और एक ये वाला पोर्शन। अभी मैं एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं लिया हूं, मैं क्या लिया हूं बच्चों? एक सेगमेंट लिया हूं। क्या लिया हूं? सेगमेंट। इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। ठीक, अगर मैं किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करता रहता, उस सेगमेंट A की या B की नहीं, इंडिविजुअल पार्टिकल की, तो आप क्या बोलते? A पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। आप B पे रहता तो क्या बोलते? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? 0। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग का कोई सेगमेंट ले रहा हूं और उसकी बात कर रहा हूं, उसके पास एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम कब होगी? तो वो हम बताते हैं बच्चों किससे? स्लोप से। कैसे बताते हैं? स्लोप से। क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताते हैं बच्चों? स्लोप से। ठीक, क्यों? अगर टॉप मोस्ट पार्ट का बात करो, सेगमेंट, तो ये ऐसे फ्लैट होगा कि नहीं होगा? तो इसको इधर से टेंशन लग रहा होगा, इसको इधर से टेंशन लग रहा होगा, लग रहा होगा? इधर से टेंशन T लग रहा है, इधर से टेंशन T लग रहा है, तो ये क्या में? इक्विलिब्रियम में। क्या में? इक्विलिब्रियम में। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा क्या आते हैं बच्चों? नीचे। तो ऊपर टेंशन ऐसा लग रहा है, नीचे टेंशन ऐसा लग रहा है। आ रही बात समझ में? तो अब क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल। ठीक, तो अब सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है? उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। भाई टेंशन अलग अलग होगा दोनों पॉइंट पे, यहाँ फ्लैट था तो मैं सेम लिया, अभी यहाँ पर टेंशन क्या होगा? दोनों पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो नीचे वाले पार्टिकल उसको नीचे खींच रहे हैं, ऊपर वाले पार्टिकल उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो नेट टेंशन उसको कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक, तो जब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं लोग नीचे, जब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर। आ रही बात समझ में? तो आप क्या बोल सकते हैं? देखो, स्लोप जब मैक्सिमम होगा
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। स्लोप जब 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। बोल सकते हो, स्लोप जब मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। स्लोप जब 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। क्लियर है? तो बताओ एट ए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एसएचएम जो कर रहे हैं पार्टिकल, सबकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। लेकिन सेगमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जा रही है? 0। तो एट ए बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। और एट बी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का स्लोप क्या होता है बच्चों? यहां पर स्लोप मैक्सिमम होता है। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होगी? मैक्सिमम। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? तो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? स्लोप पे। सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग के लिए। अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें जो एसएचएम कर रहा है उसके लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए? सेगमेंट के लिए। आ रही बात समझ में? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप क्या रखेंगे? याद। अब क्या करते हैं? पावर, इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी, इस सब के थोड़े से सवाल बना लेते हैं। ओके, तो बच्चे लोग चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला है? अ 6 मीटर सेगमेंट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग का सेगमेंट है कितना लॉन्ग? 6 मीटर्स। क्या बोला है? हैज मास ऑफ 180 ग्राम। मास दे दिया बच्चों 180 ग्राम। अपने को बोला है a high speed photograph shows that the segment contains 4 complete cycles of a wave. A high speed photograph shows 4 complete cycles of a wave. मतलब 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 वेव हो गए। 1, 2, 3, 4। ठीक। The string is vibrating sinusoidally with frequency of 50 hertz. फ्रीक्वेंसी अपने को 50 हर्ट्ज दे दी है। The peak to and the peak to valley displacement is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पीक मतलब ये होता है, वैली मतलब ये होता है। तो ये कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी ठीक है। अब the vertical distance from the far, अच्छा ये तो बताया है क्या है। write the function that describes this wave traveling in positive x direction. वेव क्या पे ट्रेवल करी है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करी है, प्लस x डायरेक्शन में। और हमको बताना है डिटरमाइन द एवरेज पावर बीइंग सप्लाइड टू द स्ट्रिंग। क्लियर? चलिए बनाते हैं। सबसे पहला बात, इक्वेशन लिखना है। जनरल इक्वेशन किस फॉर्म का होता है? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस 5 भी लेते हैं इनिशियल फेज के लिए। अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि कंप्लीट वेव बोला है। और ये भी नहीं बोला है कि फिर चालू हो रहा है तो पहले ऊपर जाके नीचे जा रहा है कि नीचे जाके ऊपर जा रहा है। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखना है, ओमेगा माइनस के एक्स अपने को पता नहीं, कुछ भी लिखो। दूसरा, अब y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है। अब निकालना पड़ेगा हमको a, पहले तो एम्पलीट्यूड। तो देखो पीक टू वैली डिस्टेंस कितना दिया है? 15। तो एम्पलीट्यूड क्या जाएगा? 15 का आधा। तो y बराबर क्या लिखेंगे? 15/2 सेंटीमीटर साइन। अब क्या निकालना है? ओमेगा। उसके लिए क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। हमको पता है 2 पाई एफ बराबर क्या होता है? ओमेगा। तो 2 पाई इंटू 50, तो ओमेगा कितना आ गया? 100 पाई। तो यहां लिख देते हैं 100 पाई टी। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? के होता है बच्चों 2 पाई बाय लैम्डा। अब क्या बोला है? 6 मीटर में, कहां तो गया 6 मीटर, कहीं तो लिखा था, हाँ 6 मीटर सेगमेंट। 6 मीटर में कितने कंप्लीट वेव्स बन रहे हैं? 4। तो 1, 2, 3, 4, तो ये एक वेवलेंथ कितना होता है? लैम्डा। तो अपन एक लैम्डा को ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई बाय 6/4 लिख सकते हैं। ये बराबर क्या आ गया? के, है ना? तो 2 3 जा कटा, क्या आएगा? 4 पाई बाय 3। के क्या आ गया? 4 पाई बाय 3। तो यहां लिखते हैं 4 पाई बाय 3 एक्स।
याद रखना, ये सेंटीमीटर में एम्पलीट्यूड, लेकिन ये टाइम क्या में, सेकंड में, और ये क्या में, मीटर में, के मीटर्स में, है ना। ऊपर से तो नहीं गया, तो आ गया इक्वेशन ऑफ वेव। क्लियर। अब इसमें अगली चीज हमको क्या निकालने बोली है, डिटरमाइन द एवरेज पावर बीइंग सप्लाइड टू द स्ट्रिंग। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला, पावर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एसवी। ठीक, यही है। अब हमको क्या दिया है बच्चों, देखते हैं क्या क्या चीजें दी है। पहला तो हाफ इंटू रो, रो क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, सपोज उसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रिंग का एस है और उसका लेंथ 6 मीटर अपने को दिया हुआ है, तो एस इंटू क्या लिख सकते हैं, 6 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी। एस से एस कैंसल हो गया, वैल्यू डाल देते हैं, हाफ इंटू 180 ग्राम है, ग्राम को क्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी में, तो क्या होगा 1000 इंटू 6 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू क्या था 100 पाई, तो 100 पाई का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना था सेंटीमीटर्स में था 15/2, तो 15/2 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाय के, तो 100 पाई बाय 3 पाई बाय 4, पाई पाई का हिसाब हो गया, क्या है बच्चों 400/3, 4 पाई बाय 3 था, सॉरी 4 पाई बाय 3, तो 4 25 तो कितना आ गया 75, कितना आ गया 75, तो क्या लिख लेते हैं 75। क्लियर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि मैं कर लूं, 625 के आसपास आएगा लगभग, ठीक है। ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूं, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 625 वाट, वाट, ठीक है। देखिए आगे देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड दे दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, और प्रोड्यूस्ड ऑन अ वायर स्ट्रेच टू अ टेंशन ऑफ 100 न्यूटन। इफ द वेव स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट एवरेज पावर इज द सोर्स ट्रांसमिटिंग टू द वायर, ये हमको निकालना है। ठीक, फिर से पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस इंटू वी, ये होता है। इसका एक और फॉर्म निकाल लेते हैं बच्चों, देखो ऐसा, पावर बराबर हाफ रो, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई एफ, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई एफ का होल स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस इंटू वी। रो को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मास बाय डेंसिटी, तो ऐसा लिख सकता हूं, देखो एस इंटू एल, वॉल्यूम को क्या लिखूंगा एस इंटू एल, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस इंटू वी। ये देखो एस से एस क्या होगा, कट जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, म्यू, डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, और ये 2 पाई का होल स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। पावर का ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। क्लियर। अब देखो 2 इंटू पाई स्क्वायर को 10 लेने बोला है, इंटू एफ का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कहां है 10 हर्ट्ज, 10 का स्क्वायर 100, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए कितना दिया है 5 mm, 5 mm कितना होगा 5 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू म्यू, मास पर यूनिट लेंथ दिया है।
मास पर यूनिट लेंथ दिया नहीं, म्यू अपने को दिया नहीं है, लेकिन बच्चों टेंशन और वेव स्पीड दे दिया है। हम जानते हैं ना v बराबर क्या होता है, अंडर रूट टी बाय म्यू, स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, t बाय म्यू, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, t बाय वी स्क्वायर। उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो म्यू की जगह क्या लिखेंगे, t बाय वी स्क्वायर इंटू वी, तो एक v से एक v कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू 10 का पावर -6 इंटू टी, टेंशन कितना है 100 न्यूटन, बाय वेलोसिटी कितनी है 100, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 25 टू ज़ा कितना हुआ 50, 1 2 3, तो 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -6, इसको भी ऊपर ले लो तो 4, तो क्या जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -2 वॉट। समझ में आया बच्चों, पक्का। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया तो ओमेगा को 2 पाई एफ रख के सॉल्व कर लिए, और डेंसिटी को क्या लिखे, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन कट गया, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्या बोला है, अ वेव मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग पासेस द पॉइंट x इक्वल टू 0 विद एम्पलीट्यूड a0, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर इज p0। तो p0 क्या है, एनर्जी ट्रांसफर रेट, a0 है एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा 0 क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एज द वेव ट्रेवल्स डाउन द स्ट्रिंग in a gradually loses energy and at point x equal to L the average rate of energy transfers becomes क्या है P0 by 2 at the point x equal to L angular frequency and amplitude कितना होगा हमको ये बताना है बच्चों, आ रही बात समझ में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। मेरे को ये बताओ अगर एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है लॉस, तो क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ओमेगा एफ टाइम पीरियड, क्या क्या चीज चेंज होती है, एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है तो सबसे पहला बात एम्पलीट्यूड क्या होगा कम होगा, ये तो जाहिर सी बात है। ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं कि सोर्स पे डिपेंड करते हैं, सोर्स पे ना, सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी पे डिपेंड करते हैं। तो भाई एनर्जी मीडियम में लॉस हो रहा है ना, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है या टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है ये चीज चेंज नहीं होगी, तो इसमें क्या आएगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या में आएगा एम्पलीट्यूड में, क्लियर है बात। वेव वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, टी और म्यू चेंज नहीं कर रहे हो तो कहां से चेंज आएगा। बाकी एनर्जी लॉस हो रही है तो एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा कम, क्लियर। अब देखो तो एवरेज पावर P0 बराबर क्या लिख सकते हो, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस वी, ये लिख सकते हो। और x इक्वल टू एल पे क्या हो जाएगा P0 बाई 2 हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा तो a डैश का स्क्वायर इंटू एस वी लिख सकते हैं। दोनों को क्या कर दो डिवाइड, तो 2 बराबर आएगा हाफ से हाफ कट गया, रो से रो कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, एस वी से एस वी कट गया, क्या आएगा ए स्क्वायर बाय ए डैश का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ए डैश बराबर ए बाय √2, A0 बाय √2, A0 बोला है A0 बाय √2, ठीक। तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों चेंज नहीं होगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा A0 बाय √2। ये बात समझ में आई कि नहीं है नहीं। जैसे हम लोग डैम्पिंग भी पढ़े, डैम्पिंग जब होता था, डैम्पिंग हो रहा है तो अपना क्या चीज चेंज होता था, हरी बात समझ में, धीरे 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 वो हो जाता था, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रहती थी वो क्या थी कांस्टेंट। समझ में आई बात, पक्का। आगे बढ़े, ऊपर से तो नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला,
क्या बोल रहा है बच्चों? अ साइनोसॉइडल वेव विथ एम्पलीट्यूड ym is traveling with speed v on a string with linear density rho, यानी ये म्यू ही रो दे दिया है अपने को, लीनियर डेंसिटी, ठीक है. The angular frequency of the wave is omega. The following conclusions are drawn. Mark one which is correct. क्लियर है? तो पहले तो पावर के बारे में लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि पावर के बारे में पूछा, एनर्जी इज कैरिड अलोंग द स्ट्रिंग, एनर्जी इज कैरिड वुड बी हाफ, ये सब लिखा है. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी. ठीक है, क्योंकि अपने को मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में दिया ना, इसलिए रो के टर्म्स में अपन लिख नहीं रहे. अब डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, द रेट एट विच एनर्जी इज कैरिड अलोंग द स्ट्रिंग. क्या होता है? डबलिंग द फ्रीक्वेंसी डबल्स द रेट एट विच एनर्जी इज कैरिंग. तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो एनर्जी जो कैरी हो रही है वो डबल होगी कि 4 टाइम्स हो जाएगी? 4, क्योंकि स्क्वायर से. तो ये वाली बात गलत है. इफ एम्पलीट्यूड वे डबल द रेट एट विच एनर्जी इज कैरिड वुड बी हाफ्ड, ये भी गलत है. If amplitude were doubled, the rate at which energy is carried would be doubled. The rate at which energy is carried is directly proportional to velocity of wave. क्या बात है? सही. तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? 4, क्योंकि P V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है. ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो क्लियर है फंडा पावर, इंटेंसिटी और एनर्जी का. तो 2 फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस वी, या फिर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी. और यहां म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, ना कि डेंसिटी. ओके, याद रहेगा बच्चों. बढ़े आगे.